हेलो क्लास, मैं पवन मिश्रा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है कोठारी कमीशन, जिसको हिंदी में कोठारी आयोग भी कहते हैं। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले ये जो टॉपिक है कोठारी कमीशन, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो इसलिए इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि जो कोठारी आयोग है क्यों बना, कब बना, क्यों बना, बनाने के क्या उद्देश्य थे, उसकी बात करेंगे हम। फिर उसके बाद जो इसका पार्ट टू होगा, उसमें कोठारी कमीशन ने क्या क्या सजेशन दिए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और उसके बाद जो इसका पार्ट 3 है, पार्ट 3 में हमें देखेंगे कि जो कोठारी कमीशन था उसके सजेशंस का इंडियन एजुकेशन पर, भारतीय शिक्षा पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या असर पड़ा। तो हम इसको 3 भागों में हम करेंगे। तो आज का जो है पार्ट 1 हम करेंगे कि ये जो कोठारी कमीशन है कब बना, क्यों बना, बनाने के क्या उद्देश्य थे। तो पार्ट 1 में पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन, आयोग की नियुक्ति के उद्देश्यों की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1947 में हम आज़ाद हुए, हमें फ्रीडम मिली। और आज़ादी के बाद भारत में कोठारी कमीशन से पहले भी कुछ कमीशन बने। जैसे अगर हम बात करते हैं 1948 में राधा कृष्णन कमीशन बना, जिसको यूनिवर्सिटी कमीशन भी बोलते हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन एजुकेशन कमीशन। तो जो यूनिवर्सिटी कमीशन या राधा कृष्णन कमीशन था, उसका काम था सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल पे जो उस समय एजुकेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं, उसमें क्या क्या सजेशंस हो सकते हैं उसके। तो यूनिवर्सिटी लेवल की जो एजुकेशन है, उसकी प्रॉब्लम्स का पता लगाना और उसके क्या क्या सॉल्यूशन समाधान हो सकते हैं, तो उसका काम यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन तक था। उसके बाद फिर 1952 में एक और कमीशन बना जिसको मुदालियर कमीशन कहते हैं। और इसका एक और नाम है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। क्यों? क्योंकि इसका काम सिर्फ सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन के संदर्भ में था, कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है आ, उसमें उसकी क्या क्या समस्याएं हैं, उसको किस तरह से और बेहतर बनाया जा सकता है। तो इसलिए मुदालियर कमीशन बनाया गया था, इसलिए उसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं। अब 1964 में फिर जो एक कमीशन बनाया गया जिसको कोठारी कमीशन कहते हैं। तो ये कमीशन जो था पहले के कमीशन से किस तरह से ये जो आयोग है अलग था। ये आयोग अलग इसलिए था क्योंकि इसको पर्टिकुलर किसी एक स्तर का काम नहीं दिया गया था। जैसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन काम यूनिवर्सिटी एजुकेशन के संदर्भ में सजेशन देना था, मुदालियर कमीशन का काम सेकेंडरी एजुकेशन को लेकर था। लेकिन कोठारी जो आयोग बना, कोठारी आयोग का काम प्री स्कूल से लेकर और यूनिवर्सिटी लेवल तक का था। तो मतलब इसने सारा ही एरिया, हर स्टेज को इसने कवर किया। तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी ज्यादा थी, सब पूरे एजुकेशन को कवर करना था, प्री स्कूल से लेकर प्री स्कूल, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, यूनिवर्सिटी लेवल। तो हर स्तर पर इसको जांच करनी थी और समस्या का पता लगाना था, और जो अपने सजेशन देने थे कि उन समस्याओं को दूर करने का सबसे अच्छा समाधान क्या है। तो इसका जो काम बहुत व्यापक था, बहुत बड़ा था, तो इसलिए इसके एक और नाम से जानते हैं, इंडियन एजुकेशन कमीशन, भारतीय शिक्षा आयोग। तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो कमीशन था बाकी जो कमीशन इससे पहले बने उससे किस तरह से अलग था, क्योंकि बाकियों का काम केवल एक स्तर का था, किसी का यूनिवर्सिटी का था, किसी का सेकेंडरी एजुकेशन का था, लेकिन इसका काम पूरा ही था। इसका प्री स्कूल से लेकर और यूनिवर्सिटी लेवल का सारा जो काम था, कि क्या क्या समस्याएं हैं देश भर में शिक्षा को लेकर, उसका समाधान क्या हो सकता है, ये सारा काम कोठारी कमीशन या इंडियन एजुकेशन कमीशन का था। तो आज जो हम इस वीडियो लेक्चर में इसके पार्ट 1 में इसके हम पर्पस की बात करते हैं कि पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन, आयोग की नियुक्ति के क्या उद्देश्य थे। तो स्टार्ट हम करते हैं। तो सबसे पहले कोठारी कमीशन ने शिक्षा को लेकर एक जो बहुत बड़ी बात बोली थी कि द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बिंग
शेप्ड इन हर क्लासरूम, कि भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, कोठारी कमीशन ने कहा। तो इससे पता चलता है कि इस कमीशन ने, कोठारी कमीशन ने शिक्षा को कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस, कितना ज़्यादा महत्व दिया है, कि राष्ट्र के विकास का मुख्य साधन जो है वो शिक्षा है, और उसका भविष्य भारत की कक्षाओं में से ही होकर जाता है। तो कोठारी कमीशन की बात करें तो इसको इंडियन एजुकेशन कमीशन या भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, जैसा हमने अभी बात की। और इस कमीशन को, जो ये कमीशन अपॉइंट किया गया 14 जुलाई 1964 में, इस कमीशन की नियुक्ति की गई, इस आयोग का गठन किया गया। और इस कमीशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो अपनी रिपोर्ट सौंपी 2 साल बाद, 29 जून 1966 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी, सबमिट की, जिसका टाइटल था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास शीर्षक से इसने जो अपनी रिपोर्ट थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट की। तो नाम से पता चल रहा है कि शिक्षा और राष्ट्र विकास, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, की शिक्षा जो है वो राष्ट्र विकास का एक साधन है, और बिना शिक्षा के राष्ट्र विकास संभव नहीं है। तो इस टाइटल से उसने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी। प्रोफेसर DS कोठारी इस आयोग के चेयरपर्सन थे, चेयरमैन थे, इसलिए उनके नाम से भी इस आयोग को जाना जाता है, कोठारी कमीशन। और इस आयोग ने माना कि राष्ट्र विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है, जैसे हमने बात की कि दिस कमीशन बिलीव दैट एजुकेशन हैज एन इम्पोर्टेंट रोल इन नेशनल डेवलपमेंट, कि राष्ट्र के विकास में शिक्षा की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जांच के विषय, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस आयोग को क्यों बनाया, और इसको किन किन चीजों की जांच करनी थी, और जांच करके समस्या का पता लगा के अपने उनके जो समाधान, मतलब सजेशंस के रूप में उनके क्या क्या समाधान हो सकते हैं वो बताने थे। तो जांच के विषय, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस, जिसके लिए इस आयोग की नियुक्ति की गई। तो टू स्टडी द एग्जिस्टिंग इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, और जो एक पुरानी शिक्षा की प्रणाली चली आ रही थी उसमें बदलाव लाना था, उसमें चेंज लाना था। तो इसलिए एक हमें अपनी नई शिक्षा प्रणाली को विकसित करना था, नए एजुकेशन सिस्टम को बनाना था। तो इसलिए इस कमीशन को बनाया गया कि उसको स्टडी करना था, कि टू स्टडी द एग्जिस्टिंग इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करना है, कि उस समय की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, उसकी क्या क्या समस्याएं हैं, शिक्षकों की क्या समस्याएं हैं, विद्यालयों की क्या समस्याएं हैं, करिकुलम कैसा है, और शिक्षा से संबंधित तमाम समस्याओं का अध्ययन करना था, प्री स्कूल से लेकर और यूनिवर्सिटी तक का। और उन समस्या का अध्ययन करके उसके क्या समाधान हो सकते थे वो भारत सरकार को बताने थे। टू स्टडी द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन फॉर होल कंट्री, की संपूर्ण देश का, एक इतने बड़े देश का पूरे देश के जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है और ऑर्गेनाइजेशन है, उसका अध्ययन करना था, कि शिक्षा का देश में अलग अलग राज्यों में शिक्षा का प्रशासन और ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तो इस चीज का पता लगाना था, और इसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। टू पर्पज ऑफ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल द कंट्री, कि पूरे देश में एक जैसी शिक्षा व्यवस्था, तो यूनिफॉर्म सिस्टम मतलब एक जैसी शिक्षा प्रणाली होना चाहिए। तो पूरे देश में एक जैसी शिक्षा प्रणाली किस तरह से हो सकती है, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ एजुकेशन पूरी कंट्री में एक जैसा कैसा हो सकता है। तो इस चीज़ के बारे में इस आयोग को अपने सजेशन देने थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और टू फाइंड आउट द वे एंड द मीन्स फॉर द एक्सपेंशन एंड क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन, एंड टू गिव सजेशन टू द गवर्नमेंट इन दिस कंटेक्स्ट, कि शिक्षा के विस्तार व उसके गुणात्मक सुधार के लिए, कि शिक्षा का अलग अलग स्तर पर, चाहे प्राइमरी, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, कॉलेज, तो अलग अलग स्तर पर शिक्षा का विस्तार किस तरह से हो सकता है, उसमें किस तरह से क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट, गुणात्मक सुधार किए जा सकते हैं, उसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं, इस संबंध में उसको भारत सरकार को सुझाव देने थे।
तो ये अलग-अलग कारण थे कि जिसकी वजह से इस आयोग को की नियुक्ति की गई। उनको इन चीज़ों का पता लगाना था, क्योंकि हम अब अ, 21वीं शताब्दी के लिए हम आगे बढ़ रहे थे, और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम उस टाइम था पुराना था, अंग्रेज़ों का दिया था, और हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को बनाना था। तो उससे पहले जो कमीशन बने उसका काम सिर्फ एक स्तर का था। यूनिवर्सिटी के कमीशन यूनिवर्सिटी के बारे में बता रही थी। मुदालियर कमीशन सिर्फ सेकेंडरी एजुकेशन को लेकर अपने सुझाव उसने दिए। लेकिन इस कमीशन को इसलिए बनाया गया ताकि संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था कैसी है उस समय, उसकी क्या समस्याएं हैं, और उसमें गुणात्मक सुधार किस तरह से लाया जा सकता है, उसके सबसे बेहतर उपाय कौन से हैं। तो इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोठारी आयोग को इस कमीशन का गठन किया गया। तो इसलिए इसको इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं, और बाकी जो कमीशन बने उससे बिल्कुल अलग था, और इसके उद्देश्य काफी व्यापक थे। तो इसने जो अपने सजेशंस थे, तो शिक्षा अगर व्यवस्था की बात करें तो अलग अलग चीज़ों का इसने अध्ययन किया, और उस पर अपने जो सुझाव थे दिए। तो हम एक एक पॉइंट के इस वीडियो लेक्चर में हम उन पॉइंट्स को देखेंगे कि किन किन पॉइंट्स पर अपने सजेशन दिए, और इसके बाद जो इसका पार्ट 2 है, हम पार्ट 2 वीडियो में हम एक एक जो पॉइंट है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हम सबसे पहले इस वीडियो में हम देखते हैं एजुकेशन एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव को लेकर उसने अपने सजेशन दिए। शिक्षा और राष्ट्रीय लक्ष्य, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, और किस तरह से राष्ट्र लक्ष्य कैसे होने चाहिए, और शिक्षा के माध्यम से उनको किस तरह से प्राप्त करना है। एजुकेशनल स्ट्रक्चर एंड स्टैंडर्ड, शैक्षिक संरचना और स्तर कैसा होना चाहिए। टीचर स्टेटस, टीचर का स्टेटस किस तरह से और बेहतर हो सकता है। टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा कैसी होनी चाहिए। एनरोलमेंट एंड मैन पावर, की विद्यार्थियों की संख्या में किस तरह से वृद्धि की जा सकती है, और ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स किस तरह से बनाया जा सकता है, किस तरह से प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, किस तरह से सबको समान शैक्षिक अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। एक्सपेंशन ऑफ स्कूल एजुकेशन, विद्यालय शिक्षा का किस तरह से विस्तार किया जा सकता है। स्कूल करिकुलम, विद्यालय की पाठचर्या, अलग अलग स्तर की जो विद्यालय की पाठचर्या है उसमें क्या सुधार करना है और कैसे सुधार करना है। टीचिंग मेथड्स, गाइडेंस एंड इवेल्युएशन, की शिक्षण विधियां कैसी होनी चाहिए, गाइडेंस को लेकर और मूल्यांकन को लेकर भी इसने अपने सुझाव दिए। हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। वुमेन एजुकेशन, स्त्री शिक्षा के संदर्भ में, वयस्क शिक्षा, अडल्ट एजुकेशन के संदर्भ में, साइंस एजुकेशन को लेकर, एग्रीकल्चर एजुकेशन को लेकर, और वोकेशनल, टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग एजुकेशन को लेकर। ये अलग अलग जो पॉइंट्स थे, विषय थे, जिसके संदर्भ में इसने देश भर में जांच की, और क्या क्या समस्याएं हैं उसका पता लगाकर उसके संदर्भ में अपने सुझाव इसने भारत सरकार को 1966 में सबमिट किए। तो अब अगले वीडियो लेक्चर में, इसके पार्ट 2 में, हम जो अलग अलग ये जो इसके सजेशंस थे, तो एक एक सजेशंस के बारे में हम बात करेंगे। तो तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके बाद भी इसका जो पार्ट 2 है, पार्ट 3, आप इसको देखेंगे, आप इसको देखें, ताकि आप इस कमीशन के बारे में आप जान सके, समझ सकें कि जो हमारी आज की जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है उस पर कोठारी कमीशन का क्या प्रभाव पड़ा है। तो आप कोठारी कमीशन को पढ़कर इसके बारे में, आप भारतीय शिक्षा के बारे में आप और अच्छे से जान सकेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।